नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर। और इस वक्त ईरान इजराइल में सब लोग बहुत बिजी हैं, बट पैरेलली पाकिस्तान पहुंच गया है चाइना के पैर पकड़ने। बट उससे पहले भारत आ रहे एक विमान के ऊपर यूएस का हमला हो गया। दिस इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, अ वेरी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। जनरली इस तरीके की डेवलपमेंट्स हम देखते नहीं हैं। और चौधरी बनने चला था पाकिस्तान, पर ईरान ने खुद उनको झटका दिया है। काफी दो सीक्रेट रिपोर्ट्स आई हैं, वेरी हाई प्रोफाइल, विच आर टेलिंग कि पाकिस्तान के बारे में ईरान इस वक्त क्या सोच रहा है एंड उन्होंने क्या अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, आपको और आपके ऑडियंस को भी बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। सर, ये भारत आने वाले प्लेन के ऊपर अटैक ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। अगर मैं बात करूं शिकागो कन्वेंशन 1944 की और अनादा कन्वेंशन 1971 की, तो नागरिक विमानों पर अ, हमला करना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट में माना जाता है। इसको अटैक ऑन ह्यूमैनिटी माना जाता है, उसमें आता है, ये अंतरराष्ट्रीय अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। फिर भी यूएस ने ये हिमाकत की, ऐसा कैसे? क्योंकि यूएस जो है विश्व का दादा है, और विश्व का जो दादा होता है उसके लिए कोई कानून मायने नहीं रखता है। चाहे अब आपको जान के हैरानी होगी कि अनक्लॉज जिसकी वो इतनी बातें करता है, चाइना अनक्लॉज को फॉलो नहीं करता है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन खुद उसने अनक्लॉज में साइन नहीं किया भाई। तो एक देश जो कि जानता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो वो बोलेगा वो लॉ होगा। गांव का चौधरी जो है, जो वो बोलता है वही कानून बन जाता है। हरियाणा में अगर किसी पंचायत में चौधरी जी ने कुछ बोल दिया तो चौधरी जी का कानून बिल्कुल सही है। बाकी लोग जितना भी बोले, बाकी लोग जितना भी कहें, वो कोई बात नहीं मानता है, क्योंकि उसके पास पावर है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। और ये जो युग चल रहा है, इसको कई बड़े जो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो बोलते हैं कि ये राक्षसी युग है, कलयुग खत्म हो गया है। इनफैक्ट आपकी भविष्यवाणियों का जो प्रोग्राम होता होगा वो होता होगा। मेरी भविष्यवाणी बोलती है कि कलयुग का अंत हो गया है और राक्षसी युग का शुरुआत हो गई है। इस राक्षसी युग को खत्म करने के लिए हमको एक किसी ऐसे व्यक्ति को जन्म लेना पड़ेगा या अवतरित होना पड़ेगा जो कि इस राक्षसी युग का अंत कर सके। अब मैं क्यों बता रहा हूं कि ये बहुत आपने ही बड़ा। एक हाँ टर्म जी। मेंशन किया, अनक्लॉज। व्हाट इज दैट सर, कि इन्होंने साइन नहीं किया है? व्हाट इज दैट? ये यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑन द सीज है, जो बात करते हैं ना, जो सी लेन्स के बारे में, नेशनल जो रूट्स हैं उसके, इस लॉ को यूएन ने बनाया है, लेकिन उसमें अमेरिका ने अभी तक साइन नहीं किया है। लेकिन वो दुनिया को जरूर बोलता है कि ये इंटरनेशनल लॉज को वायलेट कर रहे हैं। खुद के लिए उसके लिए कोई रूल लागू नहीं है। उसके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 1945 में जो एक्ट था, 1947 का जो एक्ट है, उसमें आर्टिकल का नाम नंबर मैं भूल रहा हूं, उसमें लिखा है कि अमेरिका चाहे तो कोवर्ट ऑपरेशन कर सकता है किसी दूसरे देश के खिलाफ इंटरनेशनल पीस को बहाल करने के लिए। दूसरे करें तो भाई तुमने सोवरेनिटी उस देश की वो करी है, इंटरफेयर करी है या बर्बाद की है, या उसमें उसको रोकने की कोशिश की है। लेकिन अगर वो सोवरेनिटी किसी की तोड़े तो वो ठीक है भाई, बिकॉज दैट इज एज पर दी विशेस एंड डिजायर ऑफ द पीपल। आई एम नॉट सेइंग कि ईरान बहुत अच्छा देश था या बहुत खराब देश था। मैं बात कर रहा हूँ लॉज की। आपने क्योंकि लॉ के ऊपर ये सवाल उठाया तो मैंने लॉ की बात करी है। ईरान खुद ही एक टेरर से उत्पन्न हुआ देश है। 1979 में जब वो ईरानी क्रांति हुई थी, मैंने कई यूट्यूब प्रोग्राम्स और टीवी पे और आर्टिकल्स लिखे हैं जिसपे कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और इस्लामिक टेररिज्म की शुरुआत ईरान ने करी। 1969 में अगर उनका जो रेवोल्यूशन सक्सेसफुल नहीं होता तो आज जो देख रहे हैं जितने सारे ग्रुप्स दुनिया में इकट्ठा हो रखे हैं इस्लामिक
रेडिकलिज्म के द्वारा वो नहीं होते। और उसके बाद जब बाकी कुछ देश भी सक्सेसफुल हो गए अपनी रेजिम चेंज करने के लिए, जैसे कि मैं अफ़गानिस्तान का नाम दे सकता हूँ। वहाँ पर भी एक टेरर ग्रुप आ गया एक एज़ अ लीडर। सो ये जो चीज़ें जो डेवलप हुई हैं, उसकी वजह से दुनिया में इस्लामिक रेडिकलिज़्म काफ़ी बुरी तरह से फैला हुआ है। लेकिन जहाँ तक इस पर्टिकुलर एक्शन का सवाल है जो आपने बात करी है, वो एक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, क्योंकि महान एयरपोर्ट पे जो हवाई जहाज़ जो भारत आने के लिए तैयार था, वो एक मेडिकल एड लेके जाने वाला था ईरान के सिविलियंस के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए। इस तरह की कई सारी चीज़ें उसमें वापस जाने वाली थी भारत से। और भारत का हमेशा ये मानना रहा है कि जब भी कोई आपदा किसी भी देश पे आती है, तो उसकी मदद करता है। हमें पता है टर्की हमारा दुश्मन है, लेकिन जब वहाँ अर्थक्वेक हुआ तो भारत वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने वहाँ पर अपना फ़ोर्स भी भेजा और एड भी भेजी। लेकिन तुर्की ऐसा एहसान फरामोश देश है, जिसने उसको रिकॉग्नाइज़ भी नहीं किया कि भारत ने अपनी तरफ वो बोलते हैं वो आपकी ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, उनको ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने अपना काम किया। तो हम उसी तरह से इज़राइल को भी हम मदद कर सकते हैं। उसी तरह से हमने यूएई की मदद करी है, इसी लड़ाई में हमने यूएई की मदद करी है। आपको शक हो गया कि भारत जो है, ईरान को कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट देगा, तो आपने जाकर के उस हथियार को उस हवाई जहाज को ही ठोक दिया। अब ये तो देखिए ना कि क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड क्या बोलते हैं उसको कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही सब हो रहा है ईरान में। अमेरिका कहीं रास्ता भटक गया है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या? बूट्स ऑन ग्राउंड वो डाल नहीं सकता, तो एरियल अटैक करे जा रहा है, क्योंकि ईरान के पास कोई एयर फ़ोर्स तो है नहीं। जो भी थी वो पहले दिन ही वो सफाचट हो गई, खाली उनके पास एक ड्रोन्स हैं और दूसरा मिसाइल्स हैं। यही 2 तरीके हैं जिससे वो अपना रिटेलिएशन कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, और दूसरा उनका जज़्बा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो बहुत ही मैं कहूँगा निंदनीय स्टेप था अमेरिका द्वारा। लेकिन अमेरिका ये करता रहेगा, ये भी मैं आपको बता दूँ। अब आप बोलेंगे कि यार वो भारत आने वाले एयरक्राफ्ट को ही क्यों रोक दिया? इसके लिए आपको कांग्रेशनल रिपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। कांग्रेशनल रिपोर्ट में ये बड़ा क्लियरली बताया, जो अभी-अभी रिलीज़ हुई है, जिसमें 15 आतंकवादी संगठनों का भी नाम है, जो कि पाकिस्तान में है और भारत के खिलाफ ये लोग कार्रवाई करते हैं आतंकवाद की। उसमें भी अगर आप देखेंगी, तो एक स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने बोला है कि हम भारत को गारंटीड सपोर्ट नहीं है। भारत का जो सपोर्ट है वो ट्रांज़ैक्शनल है। यानी कि वो अब डायरेक्ट सपोर्ट या टेकन फॉर ग्रांटेड सपोर्ट इंडिया को नहीं देंगे। अब वो मीडिएशन में ज़्यादा विश्वास करते हैं कि दोनों का बीच-बिचाव करें, ताकि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि उनको डर है कि साउथ एशिया एक न्यूक्लियर रीजन है। चाइना के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी है, पाकिस्तान के पास है। इसलिए वो अब इसमें विश्वास कर रहे हैं कि अगर हम किसी एक साइड को सपोर्ट करते हैं, तो न्यूक्लियर वॉर होने का खतरा है। इसलिए हम जिस दिन लड़ाई शुरू होगी, उसी दिन से मीडिएशन शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने बोला है, ये स्टेटमेंट दी है कि आप अज़्यूम मत करिए कि हमारा सपोर्ट आपके लिए गारंटीड है। दिस इज़ टू मच, दिस इज़ क्रॉसिंग द रेड लाइन। मतलब मेडिकल सप्लाइज़ और कुछ एक मेडिकल इक्विपमेंट्स लेकर जा रहे थे, उसमें अटैक कर देना और उसको पूरा नेस्तो-नाबूद करना, दिस इज़ टू मच। बट एट द सेम टाइम ईरान कुछ 2 बड़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स आई हैं, जिसके हिसाब से एक जो उछल रहे थे, पाकिस्तान नाम का एक जो पालतू है यूएस का और चाइना का, ईरान हैज़ रिजेक्टेड पाकिस्तान्स मीडिएशन ओपनली, आउटराइटली। देखिए, ये तो होना ही था। ये कोई इसके इसके अंदर कोई बड़ी साइंटिफिक बड़ी थिंकिंग की ज़रूरत नहीं थी। इस रीजन में अगर कोई किसी पे भरोसा करता है, इज़राइल ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, कतर ले लीजिए, ओमान ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, अफ़गानिस्तान ले लीजिए, किसके रिश्ते भारत के साथ खराब हैं? तकरीबन सभी के साथ जो है भारत के रिश्ते एकदम, जॉर्डन ले लीजिए, पूरा का पूरा रीजन जो है भारत के साथ है।
एक अकेला पाकिस्तान इसमें अलग है। पाकिस्तान के रिश्ते सिर्फ अमेरिका और चाइना से अच्छे हैं। अफेक्टेड पार्टी कौन है इस मीडिएशन में? जो लोग अफेक्टेड हैं इस मीडिएशन, ये इस शांति वार्ता या जो भी कह लीजिए आप, मैं तो शांति वार्ता बोलता ही नहीं हूँ, तो अभी तो टॉक शुरू हुई है। इसमें अफेक्टेड पार्टी है ईरान, अफेक्टेड पार्टी है सारी गल्फ कंट्रीज, और अफेक्टेड पार्टी है इजराइल, और अफेक्टेड पार्टी है यूएस। इन 4 पार्टियों में से कितने लोग इस वार्ता में हैं? खाली यूएस। न इसमें ईरान शामिल हो रहा है, न इसमें गल्फ कंट्रीज शामिल हो रही हैं, न इसमें इजराइल शामिल हो रहा है। तो कौन सी मीडिएशन की बात कर रही हैं? ये तो एक यूट्यूब पे देखा होगा आपने, एक मेम घूम रहा है। मेम जो होता है ना, जो शॉर्ट रील होती है, उसमें ट्रम्प साहब एक टेबल पे बैठे हुए हैं और उनके सामने एक खाली चेयर है और वो बोल रहे हैं, ठीक है अब हमको सीज फायर बंद कर देना चाहिए, ठीक है, डू यू एग्री, ठीक है, मैं चलता हूँ। तो ये वन साइडेड मीडिएशन हो रहा है। क्यों? कि ईरान ने मना कर दिया। अब पाकिस्तान को पता है कि ईरान को किसी की अगर सुनेगा तो वो है चाइना की। कारण, ईरान को जितना भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है वो चाइना से मिल रहा है। आप एक यूट्यूबर हैं ली स्टॉक करके, वो यूएस में है। उनके उनके अगर यूट्यूब लेटेस्ट यूट्यूब को सुनेंगी, और उनके पास काफ़ी चाइना के अंदर सोर्सेज़ हैं जिसके थ्रू वो बात अपनी करती हैं। उनकी अगर बात सुनेंगी तो वो बता रहे हैं कि चाइना जो है रशिया के थ्रू लैंड रूट से ईरान को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। ये एक नई खबर उन्होंने दी है, क्योंकि देखिए कनेक्शन है। चाइना का रशिया के साथ पूरा वन टू वन लैंड कनेक्शन है। उसके लिए उसको किसी समुद्र-वमुद्र से जाने की ज़रूरत नहीं है, और वहाँ से वो लैंड रूट से ही वो क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ चाइना के अच्छे रिलेशंस हैं। उधर से भी आ सकता है और कैस्पियन सी से भी आ सकता है। दोनों दोनों डायरेक्शन से वो ईरान में मदद कर सकता है। तो ये एक पाकिस्तान को पता चल गया। अब उन्होंने बोला मीडिएशन क्या करेंगे? उनका ही जो सो कॉल्ड हायर देन द हिमालय, डीपर देन द सी, आयरन ब्रदर, वो तो कुछ और काम कर रहा है और ये मीडिएशन कर रहे हैं। इसलिए इशाकदार उधर गए हैं कि भैया कुछ करके ईरान को ले आओ मीडिएशन के लिए, नहीं तो जो यूएस के ताऊ हैं वो मुझे जीने नहीं देंगे। मेरा अगला आईएमएफ का जो ट्रांस है वो नहीं रिलीज करेंगे। तो यू डू समथिंग टू गेट द पार्टीज ऑन ऑन बोर्ड। और क्योंकि चाइना जो है उसके रिश्ते सऊदी अरेबिया से अच्छे हैं। याद होगा आपने, उसने सऊदी अरेबिया और ईरान का एक मध्यस्थता कराई थी, एक एग्रीमेंट भी हुआ था। लेकिन अब तो खैर वो एग्रीमेंट पानी में चला गया, बिकॉज़ ईरान ने जिस तरह से सारे गल्फ स्टेट्स पे एक्शन लिया है, उसकी वजह से उसके जो रिश्ते हैं वो एक कनेक्शन गलत हुआ है ईरान द्वारा। मेरे ख्याल से उसको कुछ दोस्त तो गल्फ में रखने थे अपने। अब उसके वही पुराने दोस्त हैं, हाउतीज़ हैं, हिजबुल्लाह है, सीरिया में कुछ फोर्सेज़ हैं, और इराक में कुछ फोर्सेस हैं, इराक रेजिस्टेंस फोर्स है, ये सब हैं जो उसके साथी हैं। बाकी कोई भी एस्टैब्लिश्ड देश जो है वो इस समय ईरान के साथ नहीं है। सो कहने का मतलब ये इजिप्ट का कोई लेना देना नहीं, वो यहाँ पर आए थे बातचीत कराने के लिए। पाकिस्तान को वैसे भी मध्यस्थता का रोल नहीं दिया गया था, उसको बोला था आप अपना कमरा खोल देना, हम वहाँ आएंगे, वहाँ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, आप चाय पानी पिलाना। ये रोल था पाकिस्तान का। तो अब उनके सर पे चढ़ गया कि भाई ईरान तो आ ही नहीं रहा है। क्या करें? किससे बातचीत करवाएँ? जब जब दुल्हन ही नहीं आई, तो दूल्हा अकेला आके क्या करेगा? तो इसलिए इशाकदार गए हैं चाइना। जी, अच्छा, चाइना को कन्विंस करने के लिए कि ईरान को ले आएँ टॉकिंग टेबल पर। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इशाक आप सर आपको लगता है कि चाइना इनकी सुनेगा? मुझे जहाँ तक लगता है चाइना डबल गेम खेल रहा है। चाइना ऊपर से तो बता रहा है कि हम यहाँ पीस चाहते हैं, और लेकिन वो ये भी चाहता है कि अमेरिका खट्टे दाँत होके बाहर आए। तो इसलिए वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है, ऊपर से बोल रहा है शांति करो,
तो अमेरिका को प्रेशर बढ़ेगा। अमेरिका फिर जैसे अफ़गानिस्तान से निकला था, उसी तरह से ईरान से, क्योंकि अगर चाइना ईरान को सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये लड़ाई ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि ईरान में अब इतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो इस लड़ाई को ज़्यादा खींच पाए। इस लड़ाई को खींचने का एक ही तरीका है, अगर चाइना इसको मदद करे और इसमें कुछ रशिया का भी हाथ हो। रशिया अनफॉर्चुनेटली खुद लड़ाई में है, इसलिए वो ज़्यादा मदद मदद नहीं कर पा रहा है। तो इस समय जो मुझे लगता है कि ये एक डबल गेम चाइना खेल रहा है। कुछ आश्वासन देगा इसाक डार को, हाँ, हाँ, कोई स्टेटमेंट दे देगा, आई विल रिक्वेस्ट ईरान टू कम टू द टेबल एटसेट्रा, एटसेट्रा, ऐसी कुछ बातें बोलेगा वो। लेकिन पीछे से बोलेगा बेटा मत जा अभी टाइम बट नहीं है। ईरान को बट यूएस को भी पता है कि चाइना के कहने से वो सुनने वाले नहीं है बहुत ज्यादा। दे विल टेक द कॉल व्हाट दे वांट टू। तो ईरान इसीलिए शायद भारत का नाम ले रहे हैं, क्योंकि भारत इज इक्वली कनेक्टेड विद चाइना देख आल्सो, यूएस आल्सो, इजराइल आल्सो। देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत तो पहले से ही मीडिएशन में है। तो पाकिस्तान मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है कि वो मीडिएशन कर रहा है। भारत का जो रोल मीडिएशन में पहले से ही है। भारत से अमेरिकी प्रेसिडेंट ने बात करी, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उसके फॉरेन अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर से बात करी। हमारे जो भारत की जो बातचीत वो इज़राइल से हुई है। भारत की बातचीत जो है ईरान के प्रेसिडेंट से हुई है। तो भारत तो हर तरफ से, हर एंगल से बातचीत कर रहा है। रशिया से भारत के रिश्ते अच्छे हैं, तो रशिया के थ्रू भी भारत एक प्रेशर बना सकता है। गल्फ स्टेट्स में भी अगर किसी का इन्फ्लुएंस है, तो वो भारत का है। तो भारत तो मध्यस्थता का राइटफुल कार्ड है। कतार ने मना कर दिया मध्यस्थता से, ओमान ने मना कर दिया मध्यस्थता से, लेकिन क्योंकि सबने धोखा खाया है। ओमान ने बोला था, लोग अच्छी तरह से मध्यस्थता कर रहे थे, हाँ, पूरी चीज़ों पे मान भी गया था, फिर भी इन्होंने हमला कर दिया। चाइना को एक्सेप्ट नहीं करेगा यूएस, रशिया को चा एक्सेप्ट नहीं करेगा यूएस। चाइना को यूएस नहीं एक्सेप्ट करेगा। हाँ, यूएस ये बोलेगा चाइना को कि आप ईरान पे प्रेशर डालो कि मेरे से बात करें। या रशिया पे प्रेशर डालेगा कि ईरान को बोलो मेरे से बात करने के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे यकीन है, चाइना ने, कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं सपोर्ट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ चाइना सपोर्ट कर रहा है। अदरवाइज़ ईरान में अब उतनी ताकत नहीं रह गई है कि वो देखिए वो उनको चिप्स दे रहा है, वो उनको कंपोनेंट्स दे रहा है, उनको पार्ट्स दे रहा है, मिसाइल्स के पार्ट्स दे रहा है। अभी नई-नई मिसाइलें उसने फायर करी हैं ईरान ने। सो कहने का मतलब यही है कि ओवरनाइट तो बनता नहीं है। 90% अगर आपने उनका डिस्ट्रक्शन कर दिया है, तो 10% से वो कितना दिन और लड़ेगा? 90% उसने 30 दिन लगाया, 10% 15 दिन और कह रहा हूँ 5-6 दिन और चलेगा। उसके बाद तो खत्म है ना उसकी बाज़ार। लेकिन उसकी बाज़ार जैसे यूक्रेन की चल रही थी, ये बोलते हैं कि नहले पे दहला हो गया है, जैसे को तैसा मिल गया है। यूक्रेन और रशिया भी इसमें इंटरेस्टेड है। यूक्रेन कैसे इतने दिन से लड़ रहा है? क्योंकि यूरोप ने पूरा सपोर्ट किया और अमेरिका ने पूरा सपोर्ट किया। सबसे ज़्यादा अमेरिका ने सपोर्ट किया। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वही वाली डायनामिक्स यहाँ भी आएगी। ईरान को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कोई शायद नहीं चाहता कि इस इलाके का नक्शा बदले। अगर इस इलाके का नक्शा बदल गया, यानी कि ईरान सिविल वॉर में चला गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो ये जो पूरा जो इलाका है वो यूगोस्लाविया जैसा हो जाएगा। याद है आपको यूगोस्लाविया के कितने टुकड़े हुए थे? उसी को बोलते हैं बाल्कनाइज़ेशन। वो बाल्कनाइज़ेशन की स्थिति कोई नहीं चाहता, खासतौर से रशिया और चाइना, क्योंकि उनके काफ़ी इंटरेस्ट हैं इस इलाके में। भारत के सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब ईरान से भारत को क्यों वो है कि भारत न्यूट्रल रहेगा? रीज़न है कि भारत का देखिए चाबहार पोर्ट है, भारत का अफ़गानिस्तान के साथ लिंक है, भारत पाकिस्तान के थ्रू तो जाएगा नहीं अफ़गानिस्तान, तो अगर उसको जाना होगा तो इसी के थ्रू जाएगा, चाइना के थ्रू तो ईरान के थ्रू ही जाएगा। इसलिए भारत जो है, वो बिल्कुल सही मायनों में ईरान को एक कॉन्फिडेंस है कि भारत न्यूट्रल पोज़ीशन लेगा और कोशिश करेगा इस पूरे मसले को ठीक से। अब इसमें यही प्रॉब्लम है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की वो हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को तो वो जो बोलता है वो चुपचाप कर देता, भारत वो नहीं करेगा। टॉमी।
टॉमी आ वाला काम भारत के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि भाई एक शेर दूसरे शेर से बात कर रहा है ना। एक जंगल का राजा 145 करोड़ को लेके से चल रहा है, दूसरे जंगल का राजा जो है वो 31 ट्रिलियन इकोनॉमी को लेके चल रहा है, तो दोनों में थोड़ा तो आंख लड़ाने वाली बात होगी ना। शायद शायद इसी खुन्नस में शायद उन्होंने वो रिपोर्ट निकाल दी थी कि अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होगा तो यूएस विल बी नहीं, मिलिट्री। उस रिपोर्ट के और कई सारे कारण हैं। उसके बारे में जैसे मैंने बोला कि हम बाद में इसके ऊपर बातचीत हाँ करेंगे। काफ़ी जी। डिटेल में वो रिपोर्ट बनाई गई है, कांग्रेशनल रिपोर्ट है, ध्यान रखिए। इट्स नॉट अ हम्म। गवर्नमेंट रिपोर्ट। गवर्नमेंट रिपोर्ट आई थी उनकी एटीए एनुअल थ्रेट असेसमेंट जो इसने पेश की थी तुलसी गबार्ड ने कुछ 3-4 दिन पहले, और 3-4 दिन के बाद ये आई है कांग्रेशनल रिपोर्ट। कांग्रेशनल रिपोर्ट का अलग थिंक टैंक होता है, उनका अलग एक रिसर्च विंग होती है। वो हर मसले पे डॉक्यूमेंट निकालती है, खाली ये सिक्योरिटी नहीं, हेल्थ पे भी निकालेगी, ऑयल एनर्जी पे भी निकालते हैं। वो होता है कांग्रेसमैन की एजुकेशन के लिए, उनको ताकि हर चीज के बारे में पता रहे, इसलिए ये रिपोर्ट्स बनाई जाती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है, खैबर पख्तूनख्वा में बच्चों के स्कूल पर हमला। जी। देखिए, मैंने क्या बोला, राक्षसी युग चल रहा है, और मतलब ये राक्षसी कलयुग को भी पार कर गए अब ये। कलयुग चला गया है। अब तहरीके तालिबान पाकिस्तान है केपीके में। अब मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताना चाहूंगा, और ये जो है इस डायरेक्ट न्यूज से रिलेटेड है। कांग्रेस ने कांग्रेस रिसर्च कमेटी ने जो रिपोर्ट भेजी उसमें 15 नाम है। आपको पता है 15 नाम है? टीआरएफ का नाम नहीं है, टीआरएफ का नाम मैंने जोड़ा है। 15 नाम में से 4 जो ग्रुप हैं वो सारे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बोलते हैं ना कि सांप को दूध पिलाओगे अपने घर में, तो सांप कब वो दुनाली आपकी तरफ मोड़ देगा, वो कब अपना जो दांत है आपके आपके पैर में गाड़ देगा, आपको पता नहीं चलेगा। टीटीपी भी उसमें है। तो जो फंडिंग हुई है, मैंने कहा ना, अमेरिका किसी का भी सगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। आई थिंक दिस सूट्स द बेस्ट। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। ये जी। बहुत ही अच्छी बात बोली आपने। तो अब वही पैसा उसी के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो सिपाही सालार हो। याद है जब मुशर्रफ के टाइम पे, आपकी जनरेशन को शायद पता भी नहीं हो, याद भी ना हो, मुशर्रफ के टाइम पे जब उसको बोला गया कि भाई आतंकवादी ग्रुपों पे आप एक अंकुश लगाइए, उन्होंने लश्कर-ए-जंगवी, सिपाही-ए-सलाह, इन सब ग्रुप्स को, जो छोटे-छोटे ग्रुप होते हैं ना, उनके ऊपर उन्होंने नकेल कसी थी, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे। सो ये गेम जो है, ये बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स गेम है। मैं तो इसको कुछ समझने उसका की कोशिश करेंगे कल जब हम एक जैसा सर ने कहा कांग्रेशनल रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स आने वाले हैं। सो स्टे देखिए, ट्यून्ड फॉर दैट वन। जी। या बेसिकली क्या है कि पैसा ये नहीं जानता कि आप दुश्मन हैं या दोस्त हैं। पैसा सिर्फ किसी को मजबूत करता है। जिस आदमी को या जिस ग्रुप को मजबूत करता है, वो किधर को मुड़ जाए, वो आपको पता नहीं। जी। प्रॉक्सी वॉर की एक थ्योरी है जो कि रूसी इंग्लैंड की एक थिंक टैंक है, उन्होंने निकाली है, और उसमें उन्होंने बोला सबसे बड़ा डेंजर प्रॉक्सी वॉर का यही है कि जब तक आपको फायदा दे रहा है वो तो ठीक है, किस दिन प्रॉक्सी आपको प्रॉक्सी बना दे, आपको पता नहीं चलेगा। तो किस दिन वो जो प्रॉक्सी है पाकिस्तान उल्ट, किस अफगानिस्तान प्रॉक्सी था पाकिस्तान का, प्रॉक्सी ही था ना, हम्म। अब उल्टा हो गया है, गेम पलट गया एकदम। तो ये एक जियोपॉलिटिक्स के अपने कुछ चालें होती हैं, अपनी कुछ परिस्थिति के हिसाब से बदलाव होते हैं, और उन बदलावों को हमको जल्दी से भांपना और उसके खिलाफ काम करना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि पाकिस्तान ने फ़ेल किया। लेकिन पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी ज्योग्राफ़ी है, उस ज्योग्राफ़ी की वजह से लोग उसको डुबो तो नहीं है, खाली लिक्विड ऑक्सीजन में रखते हैं, ना वो उसको मारते हैं,
ना उसको जीने देते हैं। तो उसी तरह से तभी वो टॉमी बन के रहता है, क्या करे बेचारा। भाव-भाव करेगा और क्या करेगा सर। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मेरी मदद और हेल्प करना चाहते हैं तो सभी तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।